नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट फंडास में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड की और आज हम इस कंपनी का फुल एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, सेकंड कंपनी के मैनेजमेंट में कौन कौन है, थर्ड कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे, फोर्थ कंपनी की क्रेडिट रेटिंग, फिफ्थ कंपनी के क्या प्रोस एंड कॉन्स है और सिक्स्थ कंपनी की वैल्यूएशन कैसी है। तो इन सभी फैक्टर्स पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहना और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, कंपनी के 3-4 टाइप के प्रोडक्ट रेंजेस है, जैसे कि फिनिश डोजेस, उसमें से 52% का रेवेन्यू होता है। पीएफआई, उसमें से 16% का रेवेन्यू होता है। एपीआई, उसमें से 31% का रेवेन्यू होता है। एपीआई मीन्स की एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो दोस्तों, ये 3 टाइप्स ऑफ मेन प्रोडक्ट्स है जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा कंपनी का जो टोटल अलग अलग कंट्रीज में भी इनका एक्सपोर्ट होता है। तो जैसे कि नॉर्थ अमेरिका से टोटल 53% ऑफ रेवेन्यू आ रहा है, इंडिया से 15% ऑफ रेवेन्यू आ रहा है, यूरोप से 19% ऑफ रेवेन्यू आ रहा है, लैटिन अमेरिका से 8% ऑफ रेवेन्यू आ रहा है और बाकी जो दूसरी कंट्रीज है वहाँ से 4% ऑफ रेवेन्यू आ रहा है। तो इनका जो मेजर क्लाइंट है वो नॉर्थ अमेरिका है, जहाँ से 53% ऑफ रेवेन्यू आ रहा है। दोस्तों, कंपनी का टोटल 75 कंट्रीज में प्रेजेंस है और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अलग अलग कंट्रीज है जहाँ पे कंपनी का बिजनेस है, जैसे कि कनाडा, यूएसए, मेक्सिको, बहामास, वेनेजुला, ब्राजील, उरुग्वे, फिर यहाँ पे सूडान, इजिप्ट, श्रीलंका, चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। तो ये अलग अलग कंट्रीज है, टोटल 75 कंट्रीज है जहाँ पे कंपनी का बिजनेस है। तो ये कंपनी का मेन एक हम बोल सकते हैं कि कम्पिटिटिव एडवांटेज है कंपनी का, कि कंपनी का इतने सारे देशों में कंपनी बिजनेस करती है। दोस्तों, कंपनी मैनेजमेंट की बात करूं तो मिस्टर कृष्ण प्रसाद इस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है और इनको 30 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो और इन्होंने 1984 में पैरासीटामोल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एस्टेब्लिश की थी और आज इस कंपनी को ऑलमोस्ट इनको 30 ईयर्स से भी ज़्यादा हो गए और इनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के अंदर। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं वो कैसे है। तो 2009 से लेकर अगर मैं 2020 की बात करूं तो इनका जो रेवेन्यू है वो 289 करोड़ से इंक्रीज होकर 2599 करोड़ हो गया। तो काफ़ी ज़बरदस्त रेवेन्यू में ग्रोथ है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो 2009 में सिर्फ महज 4 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वो इंक्रीज होकर 335 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया 2020 तक आते आते। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे रेवेन्यू में और नेट प्रॉफिट में काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई दे रही है लास्ट 10 सालों में। वहीं दोस्तों, मैं क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करूं तो मार्च 2018 से लेकर अगर मैं दिसंबर 2020 तक की बात करूं तो 504 करोड़ से सेल्स इंक्रीज हो गए 845 करोड़ हो गए। और वहीं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो ये 20 करोड़ से लेकर इंक्रीज होकर 147 करोड़ हो गए। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ हमें दिखाई देने को मिल रहा है। दोस्तों, कंपनी की बैलेंस शीट की बात करूं तो इनका कर्जा जो है लगातार यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था मार्च 2019 तक, लेकिन अभी मार्च 2020 के बाद कंपनी ने यहाँ पे रिडक्शन किया है और ये ऑन सितंबर 2020 772 करोड़ का टोटल इनका बोरेंस है। तो दोस्तों, एक चीज़ आप जरूर चेक कर लेना कि इनका डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है, वो लेस देन 1 होना चाहिए। तो वो देख लेते हैं कि इनका कितना है डेट टू इक्विटी रेशियो। तो डेट टू इक्विटी रेशो कंपनी का 0.4 है, तो लेस देन 1 है, तो कंपनी आराम से अपना डेट मैनेज कर सकती है। इसके अलावा कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है वो 25.1 का है। मतलब कि इसमें कंपनी इंटरेस्ट कितना पे करती है डेट के ऊपर, तो इसमें भी इंटरेस्ट कंपनी आराम से पे कर सकती है अपने डेट के ऊपर। दोस्तों, कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एडिक्वेसी है वो अराउंड 15 से 17% के आसपास है, जो कि ओके ओके है। और कंपनी के जो डेटर्स डेज है वो अराउंड 100 डेज के आसपास है, मतलब कि 100 डेज पे कंपनी को अपने क्लाइंट से पेमेंट आता है। तो ये कुछ ज़्यादा ही है यहाँ पे डेटर्स डेज। मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी को थोड़े अपने डेटर डेज पे डिक्रीज करने चाहिए, जिसकी वजह से क्या कंपनी के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से उस पर कंपनी का इम्पेक्ट आता है। कंपनी के प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो अराउंड 42% के आसपास की है। वहीं जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है वो 26% की है और डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है वो 0.32% की है एज ऑन दिसंबर 2020। और वहीं पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 31% की है। तो यहाँ पे हमें जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से अपनी होल्डिंग बढ़ाई है इस कंपनी में, वहीं डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है इस कंपनी के अंदर। दोस्तों, हमने देखा था कि प्रमोटर्स की होल्डिंग थी वो 42% के आसपास की थी। तो इसका जो प्लेज परसेंटेज है वो 8.64% है, कि मतलब कितने शेयर्स कंपनी के जो है वो गिरवी है। तो 8.64% के जो शेयर्स है
वो गिर गई। तो दोस्तों ये परसेंटेज अगर ज़्यादा है, अगर 15, 20 या 25% से ऊपर है, तो इसमें कंसर्न वाली बात है। लेकिन अभी ये लेस देन 10 है, तो इसमें एज सच इतना कंसर्न वाली बात नहीं है। दोस्तों अभी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग चेक कर लेते हैं। तो ये फिच इंडिया फिच ग्रुप का ये क्रेडिट रिपोर्ट है। तो उसमें जो फिच ग्रुप ने जो कंपनी को रेटिंग दी है वो AA की दी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AA स्टेबल रेटिंग। तो दोस्तों रेटिंग भी कंपनी की बढ़िया है। तो ABCD जो रेटिंग्स के दायरे होते हैं, तो उसमें A और B को अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे कंपनी की जो है वो AA रेटिंग है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अलग अलग जैसे कंपनी के जो लोन्स लेती है कंपनी, तो उस पर कंपनी को अलग अलग रेटिंग दी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A रेटिंग दी हुई है कंपनी को ओवरऑल। तो ओवरऑल कंपनी की रेटिंग है वो काफ़ी बढ़िया है। कंपनी के अगर मैं प्रोस की बात करूँ, तो कंपनी ने हमने देखा था कि कंपनी ने रिसेंटली अपने जो कर्जा है वो डिक्रीज किया। कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। तो लास्ट 5 सालों में कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ रहा है वो अराउंड 28% के आसपास का रहा है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी बढ़िया रहा है। तो कंपनी का जो मीडियम सेल्स ग्रोथ लास्ट 10 सालों का रहा है वो 16% के आसपास का रहा है। वहीं कंपनी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है। तो पहला जो नेगेटिव पॉइंट है ये कि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट बुक वैल्यू इज ग्रेटर देन 5 times ऑफ इट्स बुक वैल्यू। सेकंड जो है, कंपनी माइट भी कैपिटलाइज इंटरेस्ट को, मतलब कि इसका मतलब ये है कि कंपनी अपना जो भी कर्जा है उस पर कंपनी का शायद एक इंटरेस्ट कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। दोस्तों अभी कंपनी के वैल्यूएशन चेक कर लेते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो 12.27 का है। वहीं पूरे सेक्टर का जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो 32 का है। तो एज कम्पेयर टू अगर मैं सेक्टर की बात करूँ तो ये अभी भी मुझे अंडर वैल्यू दिख रहा है। इसके अलावा अगर मैं 1 अप्रैल के ये फिगर्स है, तो वहाँ पे 36% इन्वेस्टर्स ने जो है इसकी डिलीवरी उठाई हुई है। तो अच्छी खासी डिलीवरी उठाई हुई है इस शेयर के अंदर। तो ऐसा ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कंपनी आगे जाके ग्रो कर सकती है। दोस्तों 172 रुपीज़ इस स्टॉक का प्राइस है एज ऑन अप्रैल 2020 की। अगर मैं बात करूँ, लास्ट ईयर की बात करूँ, वहाँ से इसने इंक्रीज होके ऑलमोस्ट ये 1 दिसंबर को इसने अपना हाई बनाया था जो कि 428 का था। और अभी यहाँ पे हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। काफ़ी करेक्शन इसमें कंपनी में हुआ है। ऑलमोस्ट 310 के आसपास ये स्टॉक प्राइस अभी जो चल रहा है। तो दोस्तों ये कंपनी में अभी काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन हुआ और हमने देखा कि इस कंपनी के जो सेल्स के फिगर्स है वो काफ़ी अच्छे खासे है। कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है, रेवेन्यू भी कंपनी का ग्रो हो रहा है, और जो दूसरे जो फैक्टर्स है वो भी कंपनी के अंदर काफ़ी पॉजिटिव है। तो मुझे दोस्तों लग रहा है कि अगर आपको इस कंपनी में निवेश करना हो तो आप निवेश जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों एक लॉन्ग टर्म का आप नज़रिया रखना, न कि शॉर्ट टर्म का। लॉन्ग टर्म का अराउंड 3 से 5 साल का आप नज़रिया रखना है इस कंपनी में। तो अगर आपका लंबा नज़रिया है तो कंपनी आपको अच्छे खासे रिटर्न्स आराम से अर्न करके दे सकती है, और इस स्टॉक में आप ज़रूर से निवेश कर सकते हैं। और दोस्तों ये मेरी रिसर्च थी, आप अपनी रिसर्च भी ज़रूर कर लेना। उसके बाद ही आप अपना डिसीजन लेना कि आपको इस कंपनी में निवेश करना है या नहीं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।